डोनाल्ड ट्रंप का मुंह एकदम कसकर बांध दिया गया है। पानी नाक के नीचे तक आ पहुंचा है। नीले हिस्से का आकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसा है। पोस्टर पर फारसी में लिखा है, बेतंग आमदे, तंग आ गया, सब्र की हद पार हो चुकी है। नीचे अंग्रेजी में भी यही बात लिखी है, एट द ब्रेकिंग पॉइंट। बाकी पोस्टर्स पर भी एक नज़र डालिए। एक तस्वीर में ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट को अपनी मुट्ठी में दबोच रखा है। दूसरे पोस्टर में एक ईरानी फौजी खड़ा है। वो किसी मछुआरे की तरह अमेरिका के जंगी जहाज़ों पर जाल फेंक रहा है। इन तस्वीरों से हज़ारों किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप ने ऐलान किया है कि अब इन पर कालिख पोत दी जाएगी, एक ऑपरेशन चलाया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि दुनिया त्राहिमाम कर रही है, जहाज़ फंसे हैं और हम उन्हें आज़ाद कराने आ रहे हैं। लेकिन ये आज़ादी मिलेगी कैसे? 15,000 फौजियों, 100 लड़ाकू विमानों और गाइडेड मिसाइलों के जोर पर। दिलचस्प ये कि ट्रंप इसे गुडविल जेस्चर कह रहे हैं, एक मानवीय कदम बता रहे हैं, यानी मिसाइलों और जंगी जहाज़ों के दम पर इंसानियत की सेवा होगी। कहा जा रहा है कि ईरान की मॉस्किटो फ्लीट मच्छरों का बेड़ा घात लगाए बैठा है, ऐसा बेड़ा जो अमेरिका जैसे बड़े हाथियों को पानी पिलाने का दम रखता है। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सबसे पहले ट्रंप के एकमात्र साथी से मिलिए, उनका सच्चा संदेशवाहक ट्रुथ सोशल। 3 मई को ट्रंप ने दुनिया को बताया कि दुनिया उनकी मदद मांग रही है। देश कह रहे हैं कि हमारे जहाज़ों को आज़ाद कराओ, हम फंसे हुए हैं। और ट्रंप उनकी मदद कैसे न करते। ट्रंप ने कहा कि वे सभी देश निर्दोष हैं, उनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है और हम इसलिए उनकी मदद करेंगे। अमेरिका इन देशों का साथ देगा। अमेरिकी नौसेना हॉर्मूज में ऑपरेशन चलाएगी। दिन सोमवार तारीख 4 मई की सुबह, यानी आज से ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट फ्रीडम। ट्रंप का कहना है कि ये एक गुडविल जेस्चर है, एक मानवीय कदम है, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के भले के लिए है, खासतौर पर खुद ईरान के भले के लिए है। लेकिन मानवता की रक्षा में अगर किसी ने दखल अंदाजी की तो ट्रंप का कहना है कि दुर्भाग्यवश अमेरिका को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे दुर्भाग्य से निपटने के लिए अच्छी खासी तैयारी भी की गई है, जिसके बारे में ट्रंप ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ज़रूर बताया है। एक पोस्ट में सेंटकॉम ने लिखा कि इस ऑपरेशन में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और करीब 15,000 सैनिक शामिल होंगे। सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी सेना जहाज़ों को सुरक्षित निकलने में मदद करेगी। ईरान इस ऑपरेशन पर क्या कह रहा है? ईरान की सेंट्रल कमांड के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा है, जो भी विदेशी सेना इस रास्ते में घुसेगी उस पर हमला होगा, ख़ास तौर पर अमेरिकी सेना पर। यहाँ से गुजरने के लिए हर हाल में ईरान से इजाज़त लेनी ही होगी। ईरान के विदेश मंत्रालय का भी बयान आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा, ईरान अमेरिकी धमकियों का जवाब देने के लिए तैयार है। शिपिंग कंपनियों को पता है कि सुरक्षा के लिए ईरान से तालमेल ज़रूरी है। अमेरिका के गैर कानूनी कदमों का साथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पहले ईरान के एक सीनियर सांसद इब्राहिम अजीज़ी ने कहा था कि कोई भी अमेरिकी दखल सीज़ फायर का उल्लंघन माना जाएगा। इन सब बयानों से इतर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC ने एक नया नक्शा जारी किया है। इसमें ईरान के माउंट मुबारक से UAE के फुजैरा के दक्षिण तक एक लाइन खींची गई है। दूसरी लाइन ईरान के कश्म द्वीप से UAE के अल कुवैन तक खींची गई। बताया गया कि ये पूरा इलाका ईरान के कंट्रोल में है। अमेरिका ने फिलहाल इस नक्शे पर कोई जवाब नहीं दिया है। शो शूट होने तक इस ऑपरेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर ज़रूर आई है। ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसने एक अमेरिकी नेवी डिस्ट्रॉयर को हॉर्मूज में घुसने से रोक दिया है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी फार्स ने भी एक दावा किया, कहा कि नियमों को तोड़ने वाले एक अमेरिकी जहाज़ पर 2 मिसाइलें दागी गईं। इसके बाद उस अमेरिकी जहाज़ को वहाँ से पीछे हटना पड़ा। हालांकि अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सिस ने इसे नकार दिया है। एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया कि ईरान ने उनके किसी भी जहाज़ पर हमला नहीं किया है। कुल मिलाकर मामला उलझा हुआ है। ये साफ नहीं है कि आने वाले दिनों में ये ऑपरेशन चलेगा कैसे, अमेरिका अपनी नेवी का इस्तेमाल कैसे करेगा। क्या अमेरिकी नौसेना के जहाज़ हॉर्मूज में फंसे व्यापारिक जहाज़ों के अगल बगल चिपक कर चलेंगे, जिसे नौसेना की भाषा में नेवल एस्कॉर्ट कहा जाता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उनका कहना है कि ये कोई ट्रेडिशनल एस्कॉर्ट, पारंपरिक एस्कॉर्ट नहीं है। अमेरिकी जंगी जहाज़ व्यापारिक जहाज़ों के साथ एक कतार में नहीं चलेंगे। इसके बजाय वो उस इलाके के आसपास तैनात रहेंगे, एक तरह से डर और भरोसा बनाए रखेंगे। साथ ही कमर्शियल जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता बताएंगे। खासकर ये बताएंगे कि ईरानी सेना ने किन रास्तों पर सुरंगें यानी माइंस नहीं बिछाई हैं।
वैसे 1980 के दशक में हुए टैंकर वॉर के दौरान भी अमेरिका ने ऐसा ही एक ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम था ऑपरेशन अर्नेस्ट विल। तब अमेरिका ने खाड़ी से कुवैती तेल टैंकरों को सुरक्षित निकाला था। 22 जुलाई 1987 को जब पहला काफिला निकला तो महज 2 व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने 5 जंगी जहाज़ तैनात किए थे। आज की बात करें तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास 12 डिस्ट्रॉयर्स हैं और वो सब के सब हॉर्मूज की खाड़ी में तैनात नहीं रह सकते। कुछ जहाज ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करने में भी बिजी हैं और दूसरी तरफ हॉर्मूज की खाड़ी में 2000 जहाज और 20,000 नाविक फंसे हैं। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर सुरक्षा देते हुए जहाज़ों को वहाँ से बाहर निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। यानी कुल जमा बात यह है कि हमें यह बताया जा रहा है कि ये सिर्फ एक स्कोट है जहाँ पर सिर्फ जहाज़ों को गाइड किया जाएगा, शिप गाइडिंग होगी, यानी कोई चढ़ाई या हमला नहीं है। बस प्यार से जहाज़ों को रास्ता दिखाया जाएगा, शिप गाइडिंग होगी। लेकिन गौर फरमाइए, इस रास्ता दिखाने के पवित्र काम में 15,000 फौजी, 100 से ज़्यादा लड़ाकू विमान और गाइडेड मिसाइलें तैनात हैं और ट्रंप इसे मानवीय कदम का नाम दे रहे हैं। जेनेवा कन्वेंशन में भी मानवीय कदमों की परिभाषा दी गई है, लेकिन वहाँ कहीं भी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और जंगी जहाज़ों का जिक्र तो नहीं मिलता। खैर, ये जंग का दौर है और कहने वाले कह गए हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, यानी इश्क में और जंग में सब कुछ जायज़ है। यही पैतरा ईरान का भी रहा है। अब अगर प्रोजेक्ट फ्रीडम के खिलाफ भी ईरान ने अपनी वही रवायत अपनाई, वही स्ट्रेटजी अपनाई, तो यकीन मानिए अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैसे? तफसील से बताते हैं। इस जंग में अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती ये रही है कि दुश्मन सीधे पंगे नहीं ले रहा। एक कमज़ोर दिखने वाली फौज दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को चकमा दे रही है। ईरान की IRGC के पास एक ऐसा हथियार है जिसे जानकार कहते हैं मॉस्किटो फ्लीट, यानी मच्छरों का बेड़ा। नाम से समझिए, मच्छर छोटा होता है, भिनभिनाता तेज़ है, उड़ता तेज है, झुंड में हमला करता है और ऐसी जगह पर छुप जाता है जहां आपका कोई बड़ा हथियार काम ही ना आए। ये फ्लीट असल में हज़ारों तेज़ तर्रार छोटी नावों का झुंड है। ये करीब 30 फुट लंबी स्पीड बोट्स होती हैं। देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन इन पर मशीन गन लगी होती है, एंटी शिप मिसाइलें होती हैं और ड्रोन लॉन्च करने का सिस्टम भी होता है। अब आप सोचेंगे, क्या एक मामूली सी नाव अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को डुबा देगी? बिल्कुल नहीं। एक बड़े मालवाहक जहाज़ को भी डुबाना इसके बस की बात नहीं है। लेकिन ईरान का मकसद जहाज़ डुबाना है ही नहीं, उसका खेल है दहशत फैलाना। इसे मिलिट्री की भाषा में कहते हैं सैचुरेशन अटैक। कल्पना कीजिए, समंदर में एक साथ चारों तरफ से 20 नावें आपकी तरफ तेज़ी से आ रही हों, ऊपर से ड्रोन भी उड़ रहे हों। इसका असर ये होता है कि कमर्शियल जहाज़ों की इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो डर जाती हैं। वो अपना प्रीमियम इतना बढ़ा देती हैं कि शिपिंग कंपनियों को वहाँ से जहाज़ ले जाना घाटे का सौदा लगने लगता है और हॉर्मूज स्ट्रेट बिना जहाज़ डुबोए ही अपने आप बंद हो जाता है। ईरान ने अब तक हॉर्मूज को ऐसे ही बंद कर रखा है। इस काम में भूगोल भी ईरान के साथ है। हॉर्मूज की खाड़ी बहुत सकरी है और उथली है और ईरान की तरफ वाले तट पर बहुत सी गुफाएं हैं। कश्म जैसे कई बड़े द्वीप हैं। यहीं से ये मॉस्किटो फ्लीट अचानक बाहर निकलती है। अमेरिका के जंगी जहाज़ों के पास इस तंग खाड़ी में मुड़ने की जगह नहीं होती, न ही संभलने का वक्त। इसी डर से अमेरिका अपने बड़े डिस्ट्रॉयर्स को खाड़ी के अंदर ले जाने से कतराता है। वो उन्हें दूर ओमान की खाड़ी या अरब सागर के खुले पानी में रखता है। अमेरिका के टॉप जनरल डैन केन का दावा था कि अमेरिका ने जंग के दौरान ईरान की रेगुलर नेवी के 90% जहाज़ डुबा दिए हैं। IRGC की आधी मॉस्किटो फ्लीट भी तबाह कर दी है, लेकिन जो आधी बची है वो अब भी समंदर किनारे चट्टानों की गुफाओं में छिपी है। ये नावें इतनी छोटी हैं कि इन पर सैटेलाइट की नज़र भी नहीं जाती। इसके अलावा ईरान के पास समंदर किनारे छिपी हुई मिसाइलें भी हैं, समंदर में बिछाई गई नेवल माइंस भी हैं, बारूदी सुरंगें भी हैं। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर पेंटागन खुद मानता है कि जंग के बाद भी इन माइंस को साफ करने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि ईरान खुद अपनी कुछ सुरंगों का रास्ता भूल चुका है, यानी ईरान भी खुद के जहाज़ों को बिना खतरे के वहाँ से नहीं निकाल सकता। तो प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान करना एक बात है, लेकिन समंदर में ईरान के इस मच्छरों के बेड़े से निपटना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द हो सकता है। अब ईरान के पास भी सवाल हैं, कई सवाल हैं। 2 ही रास्ते उसके पास बचे हैं, या तो वो अमेरिकी जहाज़ों पर गोली चलाए, जिसका मतलब सीज फायर ख़त्म होगा और अमेरिका इस बार पहले से कहीं ज़्यादा बड़े हमले कर सकता है। दूसरा रास्ता, ईरान चुपचाप जहाज़ों को निकलने दे, जिसका मतलब होगा कि हॉर्मूज पर उसका दबदबा ख़त्म। ऐसे में ईरान क्या करेगा और आगे क्या हो सकता है, हमने जानकारों से पूछा। मेरी समझ में हॉर्मूज जो है वो ईरान के लिए क्रिटिकल है। उसकी समझिए शाहरग जिसे कहते हैं ना, जगुलर वेन है। अगर वहाँ से आराम से जाने लगे अमेरिकन जहाज़ और दूसरों के, तो ईरान को ना तो कोई रिकॉम्पनसेशन मिलेगा, ना वो कुछ चार्ज कर पाएगा पैसा, और उसके बगैर उसका कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका पूरा इंडस्ट्रियल बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ईरान मेरे ख्याल से तो अलाउ नहीं कर सकता ये। इसीलिए जब UAE का जहाज़ वहाँ से जा रहा था आज टैंकर, तो उस पर हमला हुआ
और अमेरिका क्लेम कर रहा है कि 2 अमेरिकन फ्लैग शिप वहाँ से गुजरे। अब वो कौन से शिप थे वो नहीं बता रहा, यानी कि जंगी जहाज थे या टैंकर्स थे, ये बात साफ नहीं हो रही। क्या बाकी जो सिविलियन जहाज हैं बाकी मुल्कों के भी और अमेरिका के भी, वो ये रिस्क लेंगे? मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि ईरान क्लेम कर रहा है कि उसने एक अमेरिकन वॉरशिप के ऊपर भी ड्रोन्स फायर किए हैं। अमेरिकन तो डिनाई कर रहे हैं कि कोई हिट हुआ है, जो ईरान का क्लेम है। पर अगर नहीं भी हिट हुआ है, यानी कि अमेरिकन वॉरशिप ने वो शूट डाउन भी कर दी हैं, तो भी आगे से अमेरिकन शिप आसानी से गुजरेंगे नहीं, क्योंकि अगर खतरा है तो अमेरिकन शिप भी मुश्किल से ही गुजरेंगे वहां से। दूसरी बात यह कि सिविलियन तो नामुमकिन ही लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई वहां से गुजरेगा। जो गुजरेगा तो ईरान उस पर मुझे लगता है फायर करेगा, क्योंकि उसके लिए ये आवश्यक है, उसके सर्वाइवल के लिए। और मुझे नहीं लगता ये इतनी आसानी से खुलने वाला है हॉर्मुज़। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। यूक्रेन के मैदान में अब रूस के सैनिकों के साथ हजारों अफ्रीकी नौजवान भी लड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ तो रूस के सैनिकों के साथ खुश होकर वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ अफ्रीकियों का आरोप है कि उन्हें धोखे से रूस बुलाया गया और फिर उन पर दबाव डालकर सेना के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए गए। इनमें से बहुत से लोग जंग के मैदान में मारे भी जा चुके हैं। अफ्रीका इस जंग से हजारों किलोमीटर दूर है और ज्यादातर अफ्रीकी देशों ने इस युद्ध में तटस्थ यानी न्यूट्रल रुख अपनाया है। तो फिर अफ्रीकी युवा यूक्रेन में क्या कर रहे हैं? वजह है म्यूचुअल इंटरेस्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स की माने तो रूस को जंग लड़ने के लिए ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत है और अफ्रीका के युवाओं को नौकरी चाहिए। 4 साल से जंग लड़ रही रूस की सेना को भारी नुकसान हुआ है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक 24 फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के बाद से अब तक करीब 12 लाख रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, घायल हुए हैं या लापता हैं। इसलिए रूस के लिए बाहर से सैनिक लाना बेहतर ऑप्शन था। रूस ने कभी खुलकर ये नहीं कहा कि वो अफ्रीका से सैनिक भर्ती कर रहा है। उसका कहना है कि विदेशी लड़ाके अपनी मर्जी से आते हैं। अब सवाल है कि अफ्रीकी युवाओं को क्यों रूस जाने की ज़रूरत पड़ रही है। अफ्रीका में आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, यानी बहुत सारे युवा नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी नौकरियाँ नहीं दे पा रही। 35 साल से कम उम्र के ज़्यादातर लोग अनौपचारिक काम कर रहे हैं, जहाँ नौकरी पक्की नहीं होती, तनख्वाह कम होती है और कोई ख़ास सुविधा नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में कई युवा विदेश जाने का रास्ता चुनते हैं। ज़्यादातर लोग अफ्रीका के ही बेहतर देशों में जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जोखिम उठाकर ज़मीन या समुद्र के रास्ते दूर देशों तक जाते हैं। तो क्या अफ्रीकियों को रूस में लड़ने के लिए अच्छा पैसा मिलता है? कागज़ों में तो कहा जाता है कि उन्हें अपने देश से कई गुना ज़्यादा कमाई होगी, लेकिन इसमें 2 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, जंग में जान बचाना ही मुश्किल है क्योंकि मोर्चे पर नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी, कॉन्ट्रैक्ट की समस्या है। जो लोग वापस लौटे हैं उन्होंने बताया कि उनसे रूसी भाषा में कागज़ साइन करवाए गए जिन्हें वो समझ नहीं पाए। फिर उन्हें बैंकिंग ऐप दिखाए गए जहाँ उनकी सैलरी होने की बात कही गई, लेकिन उस पैसे तक पहुँचना मुश्किल था। कई बार भर्ती कराने वाले एजेंट ही उनका पैसा खा जाते हैं। कई लोगों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। दूसरी खबर, अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप पर चूहों वाला वायरल हंता वायरस संक्रमण का मामला सामने आया है। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 3 लोग बीमार हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और दक्षिण अफ्रीका स्वास्थ्य विभाग ने 3 मई को इसकी पुष्टि की। MV होटियस नाम के इस क्रूज शिप को फिलहाल अफ्रीकी देश केप वर्डे की राजधानी प्राया में रोका गया है। अभी यात्रियों को जहाज से उतरने की इजाज़त नहीं मिली है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि संक्रमण फैलने के खतरे को कंट्रोल किया जा सके। जहाज पर 6 लोगों ने संक्रमण जैसे लक्षण मिले हैं। इनमें से एक मामले की पुष्टि लैब में हो चुकी है। एक मरीज दक्षिण अफ्रीका के अस्पताल में ICU में भर्ती है, जबकि 2 को जहाज से निकालने की तैयारी की जा रही है। नीदरलैंड्स के झंडे वाला ये क्रूज शिप 20 मार्च को अर्जेंटीना के अशुआया से रवाना हुआ था। उसके बाद से दक्षिणी ध्रुव के आसपास के इलाकों में गया और फिर अटलांटिक पार करते हुए यूरोप की ओर बढ़ रहा था। इसे सबसे आखिर में स्पेन के केंद्रीय द्वीप तक पहुंचना था, जो अफ्रीका के पास अटलांटिक में मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि संक्रमण आया कहां से? अर्जेंटीना के जिस इलाके से जहाज रवाना हुआ वहां हंता वायरस का कोई मामला दर्ज नहीं है। जहाज ऐसे क्षेत्रों में भी नहीं गया जहां ये वायरस आम है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि संक्रमण जहाज के अंदर हो सकता है। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के मुताबिक हंता वायरस व्यक्ति के चूहे या गिलहरी के संपर्क में इंसान के आने से फैलता है। ये मुख्य तौर पर चूहों में होता है। इसके कारण चूहों में कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन इंसानों की मौत हो जाती है। हंता वायरस का 1993 में पहली बार पता चला था। तब अमेरिका में एक कपल संक्रमित होने के कारण मर गया था। इसके बाद कुछ ही महीनों में इस बीमारी से 600 लोगों की मौत हो गई थी। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।